नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। पेश है आपका पसंदीदा वीकली शो इकोनॉमिकम। अंशुमान जी जुड़ गए मेरे साथ स्टूडियो में। सर, बहुत स्वागत है आपका। आपको पता है, जब आप होली की तैयारियों में व्यस्त थे या कह लीजिए कि रंगों में सराबोर थे, तब देश की कुछ कंपनियों की धांधली सामने आ रही थी। जी हाँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को ले लीजिए, पेटीएम को ले लीजिए, भारत पे को ले लीजिए। तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिन पर नियामक या कोई एजेंसी सरकार की कार्यवाही कर रही थी। इस हफ्ते अंशुमान जी ने अपने वीकली कॉलम अर्थात में कॉर्पोरेट फ्रॉड के इसी मुद्दे को कायदे से समझाया है। तो आज इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद आपके सवाल जवाब लेंगे, बात होगी आपकी इनकम की, और अंशुमान जी से पूछेंगे कि इस हफ्ते किस्सों का कौन सा सिक्का खनका। और हाँ, जाते जाते ये भी जानेंगे कि सर किताब कौन सी पढ़ रहे हैं। तो चलिए अब अर्थात की शुरुआत करते हैं। अंशुमान जी इस हफ्ते अर्थात में लिख रहे हैं कि भारत में अब दो तरीके की कंपनियां हैं। जनरली जब दो होती हैं तो हम ऐसे समझते हैं, एक अच्छी एक बुरी, लेकिन अंशुमान जी कह रहे हैं कि एक ऐसी कंपनियां हैं जिनके फ्रॉड या कह लीजिए धतकर्म हमें पता है, और दूसरी वो जिनके भीतर घोटाले तो हैं लेकिन हमें इनकी जानकारी नहीं है। सर, इस वर्गीकरण को आप विस्तार से समझा दीजिए। शुभम, अर्थात इकोनॉमिका में आपका सबका स्वागत है। और पिछले दो एपिसोड जो हमने एनर्जी क्राइसिस के अलग अलग डायमेंशंस पर किए थे, उन पे जो आपका सबकी प्रतिक्रिया, जो उत्साह और जो स्नेह मिला, उसके लिए हम इकोनॉमिकम की, अर्थात की और मनी 9 की पूरी टीम की तरफ से आपके आभारी हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम इस कार्यक्रम में आपको थोड़ा विस्तार से चीज़ों के भीतर ले जाएं, ताकि आप उनके सारे आयाम समझ सकें और उन चीज़ों को जान सकें जो जानना आपके लिए निहायत और नितांत आवश्यक है। आज की चर्चा का शीर्षक आप ये दे सकते हैं कि ये डुबाने की लत है। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो चलती कंपनियों को डुबाने की जिद ठाने बैठे रहते हैं। और जिस वर्गीकरण का जिक्र शुभम ने किया, वो उसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आप इंस्टा फॉलो करते होंगे तो आपको स्पाइस जेट के कई एयर होस्टेस के इंस्टा रील दिखाई देते होंगे। मैं अक्सर जब वो रील देखता हूं तो मुझे समझ में नहीं आता कि स्पाइस जेट में जो इंस्टा रील बना रही है ये एयर होस्टेस, इसे पता नहीं है कि उसकी कंपनी के वित्तीय खातों में धांधली पे क्यों सवाल उठ रहे हैं। इसे पता भी नहीं होगा कि ब्लैक रॉक, जो दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसने स्पाइस जेट में न केवल वित्तीय अपारदर्शिता के सवाल उठाए हैं, बल्कि ऑडिट कमेटी में चेयरमैन के खास व्यक्ति को नियुक्त करने पर वीटो भी लगा दिया है। ये स्पाइस जेट की कहानी है। शॉक टैंक देखने वाले लोग जब मुंहफट और गर्म दिमाग अश्नीर ग्रोवर को देखकर रीझ रहे थे कि कारोबारी बातें इतने तीखे और इसी अंदाज में होनी चाहिए, ये किसी कारोबारी का एक नया अंदाज था, तब तक उन्हें कुछ नहीं पता था। थोड़े समय बाद उन्हें शुभम पता चला, जब अश्नीर ग्रोवर भारत पे से अलग हुए और जांच शुरू हुई कि इस कंपनी के भीतर हो क्या रहा था। जब अश्नीर ग्रोवर के नेतृत्व में कंपनी थी, जांच जारी है, स्पष्ट नहीं कि आगे क्या हुआ है। जेट एयरवेज के 20,000 कर्मचारियों को तो अभी तक ये समझ में नहीं आया कि आखिर उनकी कंपनी के मालिक ने, बोर्ड ने ऐसा क्या कर दिया कि उनकी कंपनी ने, उनकी जिंदगी का भी सब कुछ डूब गया। चलती हुई कंपनी, देश की सबसे बड़ी फुल स्केल फुल सर्विस एयरलाइंस, अचानक ऐसा क्या हुआ कि साल भर के अंदर खत्म होकर कहीं पहुंच गई। इसलिए ये बात जो शुभम ने पूछी और जो बात हम यहाँ चर्चा में लाना चाहते हैं वो ये है कि भारत में दो तरीके की कंपनियां हैं। एक वो कंपनियां जिनके फ्रॉड खुलकर हमारे सामने आ गए हैं या आ रहे हैं या आ जाते हैं, और वो कुछ ऐसी कंपनियां जिनके अंदर बड़े फ्रॉड हैं, जिनके अंदर बड़ी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की समस्याएं हैं, लेकिन उनके बारे में हमें पता नहीं चलता। अब जैसे शुभम, देश का सबसे ख्यात और मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज कंपनी ही है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कंपनी भी है। स्टॉक एक्सचेंज किसी और कंपनी से इस मामले में बहुत अलग है, क्योंकि वो पारदर्शिता और साख की बुनियाद पर काम करता है। हम और आप जब स्टॉक ट्रेड करते हैं तो हम इस गारंटी पर ट्रेड करते हैं कि एक्सचेंज हमारे साथ ईमानदारी बरतेगा, हमारे और आपके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाएगा। आपको कोई प्रिविलेज नहीं देगा, मुझे कोई प्रिविलेज नहीं देगा, प्राइस की सही डिस्कवरी होगी, सबके लिए समान माहौल होगा। लेकिन लोगों को यह पता चला अचानक 2015 में कि स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंधन ने खास लोगों के लिए अलग से सर्वर दे लगा दिए और उन्हें सामान्य निवेशकों से थोड़ी देर पहले ट्रेड करने का मौका दे दिया। यानी वो प्राइस डिस्कवरी को तोड़कर खुद अपने फायदे की प्राइस डिस्कवरी करने लगे। करोड़ों कमाए गए इस पूरी व्यवस्था से। यही वो कोलोकेशन स्कैम था जो भारत की सबसे आधुनिक स्टॉक एक्सचेंज में बना था, जिसे इसलिए बनाया गया था क्योंकि पुराने बीएसई में हर्षद मेहता के समय जो ओपन पिट ट्रेडिंग होती थी, उसकी जगह एक मॉडर्न ट्रेडिंग आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी। पर टेक्नोलॉजी आने से चीजें बदली नहीं। टेक्नोलॉजी आने से स्टॉक एक्सचेंज में ऐसा घोटाला हुआ जो
भारत के वित्तीय तंत्र के लिए लाइबोर स्कैम जैसा था। लाइबोर स्कैम की याद मैं इसलिए दिलाना चाहता हूं कि लाइबोर स्कैम, लाइबोर वो लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट है शुभम, जिसके आधार पर पूरी दुनिया में इंटर कंट्री लोन्स और जो क्रेडिट का लेन देन होता है उसका आधार माना जाता है। एक बैंक दूसरे बैंक को जो आधार जो पैसा देता है या जो क्रेडिट देता है उसको उसके आधार रेट है। इसे दुनिया भर के कुछ खास बड़े बैंकों ने मिलकर फिक्स कर लिया। उन्होंने लाइबोर को चुरा लिया, उन्होंने पूरा लाइबोर चुरा लिया और अपनी तरफ से सारे बड़े बैंक थे, उसमें बार्कलेज था, यूबीएस था, सारे बड़े बैंक थे, उन्होंने मिलकर उसे चुरा लिया और अपने तरह से ब्याज दरें तय करने लगे। और पूरी दुनिया के लोगों को बहुत बाद में पता चला कि ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन उसके बाद जांच हुई, सजा मिली, जुर्माने लगे। भारत में 2015 में कोलोकेशन स्कैम हुआ, 7 साल बाद हम पहली कार्रवाई देख रहे हैं। वो भी तब जब एक सेबी की एक 7 साल की जांच रिपोर्ट हमारे सामने आती है और तब पता चलता है कि देश की सबसे महत्वपूर्ण कंपनी स्टॉक मार्केट के और लोगों के विश्वास के आधार पर उसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, उसके अंदर कंपनी के प्रबंधक दरअसल क्या कर रहे थे। ये कोलोकेशन स्कैम शुभम हर्षद मेहता और केतन पारेख वाले स्कैम से ज्यादा बेफिक्री और बेशर्मी के साथ हुआ था। उसकी वजह यह है कि हर्षद मेहता और केतन पारेख के स्कैम तो इंडिविजुअल्स के स्कैम थे जिन्होंने सिस्टम को रिग किया था। यहां तो सिस्टम को रिग रेगुलेटर्स करा रहे थे, जो बैठे हुए थे, जो बैठी हुई उस कंपनी का प्रबंधन था। अगर ये हाल कहीं हुआ होता तो सरकार को पसीने आ जाते। स्टॉक एक्सचेंज में अगर इस तरीके का घोटाला होता तो सरकार को पसीने आ जाते। तो ये भारत का क्या एनएसई उन कंपनियों का सबसे दागदार चेहरा है जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। और सडनली एक दिन हमारे सामने एक सुर्खी चमकती है और पता चलता है कि अरे इस कंपनी के भीतर क्या हो गया, इसमें क्या हो रहा था। बिल्कुल सर, आगे आप लिख रहे हैं कि देश में सत्यम घोटाले के बाद कुछ नहीं बदला। उस घोटाले को हुए 13 साल हो गए, उसके बाद भी तमाम घोटाले हुए, तो आपने उसी घोटाले को रेखांकित क्यों किया है फिर? उसकी वजह ये कि सत्यम घोटाला जो है वो भारत के पूरे कॉर्पोरेट सिस्टम के लिए एनरॉन मूवमेंट कहा गया था। मतलब जिस तरह से आप राजनीति को लेकर, सरकारी कामकाज को लेकर निराश हो सकते हैं, उसी तरह से सत्यम घोटाले के घटनाक्रम के बाद भारत के कॉर्पोरेट्स की स्थिति को लेकर आपको निराशा होती। जब आप हर तीसरे दिन, चौथे दिन और हर साल कम से कम 3-4 बड़ी कंपनियों में किसी न किसी तरीके के फ्रॉड देखते हैं और बहुत स्थापित ब्रांड्स में फ्रॉड देखते हैं, तो आपको दिखाई देता है। सत्यम का घोटाला भारत का एनरॉन मूवमेंट था। सत्यम से पहले की दुनिया और सत्यम से बाद की दुनिया कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले में, अकाउंटिंग ट्रांसपेरेंसी के मामले में, कंपनियों के कामकाज में साफ सुथरेपन के मामले में, ऑडिटर्स के रोल के मामले में, इंटरमीडिएट्स के रोल के मामले में, रेगुलेटर्स के रोल के मामले में बिल्कुल फर्क थी। 2009 से पहले हमें देश में कुछ भी हो सकता था, पर 2009 में एक बड़ा घोटाला हमारे सामने आया। उसके बाद इसे एनरॉन मूवमेंट इसलिए कहा जाएगा कि अब आज जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत सामान्य सी बात लगती है कि एबीजी शिपयार्ड में हमने देखा या बाकी कंपनियों में देखा कि अब कागज में नकली कंपनियां बना ली गई, फर्जी कंपनियां बना दी गई, पैसे को इधर से उधर कर दिया गया, बैंकों से लोन लेकर कहीं दूसरी जगह खर्च कर दिया गया। ऐसे ही कुछ काम एनरॉन में भी हुए थे और इसे एनरॉन मूवमेंट कहा गया था। सन 2000 की बात है। एनरॉन जो जिसे कि वॉल स्ट्रीट की डार्लिंग कहा जाता था कि वॉल स्ट्रीट की सबसे प्यारी कंपनी है और सबसे ज़्यादा पैसा लोग उसमें लगाते हैं, वो इतिहास के सबसे बड़े फर्जीवाड़े में पकड़ी गई। सिर्फ वही चीज़ें, फर्जी कंपनियां बनाना, पैसे को इधर से उधर ले जाना। अमेरिका ने एनरॉन जैसा घोटाला नहीं देखा था। सरकार थरथरा गई, वहाँ हिल गई और राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की बड़ी किरकिरी हुई। और उसके बाद शुभम अमेरिका में साबन्स ऑक्सले एक्ट आया इस घोटाले के बाद, और साबन्स ऑक्सले एक्ट के बाद अमेरिका में पूरी की पूरी प्राइवेट कंपनियों की पारदर्शिता का पूरा ढांचा ही, नियम ही बदल गया। इतना कठोर और पारदर्शिता के नियम तय किए गए कि उसके बाद अभी तक जब हम इस पर बात कर रहे हैं, एनरॉन जैसे स्केल का स्कैम हमने अमेरिका में आते नहीं देखा। ठीक है, ऐसा ही काम 2008 में बैंकों के साथ हुआ। बैंकों के कामकाज और अकाउंटिंग के तरीके अलग होते थे। जब बैंकों में फ्रॉड हुए और लेमन डूबा तो डॉट फ्रैंक एक्ट लाया गया। डॉट फ्रैंक कानून के जरिए बैंकों की पारदर्शिता को और बैंकों के कामकाज को ठीक करने की कोशिश की गई। इन एनरॉन के बाद पूरी दुनिया में जो फ्रॉड थे, घोटाले थे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू थे, सख्ती हुई और पूरी दुनिया के कानून बदले। लेकिन लगभग ऐसा ही भारत में भी हुआ। सत्यम के बाद क्या हुआ आपके सामने। तो सर वहाँ तो नए एक्ट आ गए, आपने बताया, नए कानून आ गए, सरकार थरथरा गई,
यहाँ सत्यम के बाद भी काफी कुछ बदला था। बहुत कुछ बदला सत्यम के बाद भारत में कानूनी तौर पर या व्यवस्थाओं के तौर पर। इसीलिए हमारी सबसे बड़ी विसंगति है कि अगर आप कानून के बदलाव भारत में देखें, रेगुलेटर्स की स्थापना देखें, कागज पर लिखे हुए कानून देखें, तो आपको लगेगा कि हम दुनिया के किसी भी देश से अच्छे ट्रांसपेरेंसी कॉर्पोरेट लॉज वाले, कॉर्पोरेट सिस्टम वाले देश हैं। सत्यम के घोटाले के बाद क्या हुआ? सत्यम के घोटाले के बाद उस समय के कैबिनेट सचिव थे नरेश चंद्रा, उनकी लीडरशिप में कमेटी बनाई गई जिसने कॉर्पोरेट गवर्नेंस की पूरी व्यवस्था ही बदल दी, क्योंकि सत्यम में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के गंभीर विषय थे। कंपनी के चेयरमैन ने, कंपनी के प्रमोटर्स ने, कंपनी के बोर्ड ने और कंपनी के ऑडिटर्स ने मिलके पैसे का बड़ा हेरफेर किया था और उसका नुकसान कंपनी के खत्म होने की स्थिति में तक सामने आया और बहुत नुकसान हुआ निवेशकों को। नैस्कॉम की एक समिति बनाई गई जिसने ऑडिट के नए नियम तय किए, जिसने ये बताया कि शेयरधारकों को सूचना देने और मौके पर खतरे की घंटी बजाने वाले यानी विसिल ब्लोअर को संरक्षण देने के नियम बताए गए। सेबी की अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर कमेटी ने आर्टिकल 49 जो बहुत चर्चित था उस दौरान, उसके तहत कंपनियों को स्टॉक मार्केट में कैसे लिस्ट कराया जाए उसके डिस्क्लोजर्स नाम्स बदले सेबी ने। कंपनी कानून में बड़ा बदलाव हुआ शुभम, और कॉर्पोरेट फ्रॉड को आपराधिक मामले में शामिल किया गया, उसको आपराधिक दर्जा दिया गया कि वो कॉर्पोरेट फ्रॉड एक किस्म का क्रिमिनल एक्ट है। धोखाधड़ी रोकने के लिए डायरेक्टर्स की बड़ी जिम्मेदारी तय की गई, क्योंकि सत्यम की नसीहतें हमारे सामने थी। चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ने फ्रॉड की रिपोर्टिंग के नए नियम तय किए और उसके बाद वित्त मंत्रालय में सीरियस फ्रॉड ऑफिस बनाया गया, भारत में SFIO बनाया गया, जो भारत का पहला सीरियस फ्रॉड ऑफिस था। सबसे बड़ा बदलाव यह था कि भारत में फोरेंसिक ऑडिट आई। कहते हैं कि आंकड़ों की अगर कस के पूछताछ की जाए तो वो सच बता देते हैं। फोरेंसिक ऑडिट आया। फोरेंसिक ऑडिट का ही नतीजा है कि पंजाब नेशनल बैंक का फ्रॉड हो या नीरव मोदी का फ्रॉड हो या ABG शिपयार्ड की बात हो या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का फ्रॉड हो, ये सारे फ्रॉड उस फोरेंसिक ऑडिट से निकल कर हमारे सामने आ रहे हैं जो अभी तक हमें पता नहीं चलते थे। इसके बाद ये काम 2016 में रिजर्व बैंक ने फॉरेंसिक ऑडिट के नए नियम तय किए और यहां तक ये बताया कि जो बैंक्स की लायबिलिटीज हैं, जो बैंक्स के NPA हैं, उनकी जांच शुरू की जाए। फंसे हुए कर्ज के मामलों में से शामिल किया गया। तो अगर आप अमेरिका के एनरॉन मूवमेंट से शुभम भारत के सत्यम मूवमेंट की तुलना करें, अगर वहां सर्बन्स ऑक्सले एक्ट से भारत के में सत्यम के बाद हुए बदलावों की तुलना करें तो आपको लगेगा कम काम नहीं हुआ। सारे रेगुलेटर्स, सारी एजेंसियां, सरकार, कंपनी कानून मंत्रालय, चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट, RBI, सेबी, सीरियस फ्रॉड ऑफिस, इतने सारी नसीहतें ली गई और इतने सारे बदलाव किए गए कि हम 2009 के बाद अगले 4-5 सालों में दुनिया में कॉर्पोरेट फ्रॉड्स को रोकने की दृष्टि से सबसे मजबूत देशों में शामिल हो गए। अगर आप पेपर पर देखें तो हमारे पास बेस्ट लॉज हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। तो इतना कुछ बदलने के बाद भी सर जमीन पर उसका असर क्यों नहीं दिखा? क्योंकि कंपनियां तो अभी भी आपने लिस्ट गिनाई, उसके बाद भी बहुत सारे फ्रॉड हुए। यही हमें बेचैन करता है और ये सवाल इसीलिए हमें बेचैन करता है कि अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नियम भारत में इतने चुस्त हैं, रेगुलेटर्स इतने पावर दिए गए हैं, इतनी नई तरीके की व्यवस्थाएं की गई, इतनी नसीहतें ली गई, तो फिर कंपनियां डुबाने की होड़ क्यों लगी है भारत में? मैं इसे कंपनी डुबाने की होड़ इसलिए कहता हूं, आप गिनते चले जाइए। जेट एयरवेज, ADAG, वीडियोकॉन, सहारा, मोदी लुफ्त, रोटोमैक, JP, नीरव मोदी, गीतांजलि जेम्स, जेट एयरवेज, किंगफिशर, यूनिटेक, आम्रपाली, आयरलैंड FS, स्टर्लिंग बायोटेक, भूषण स्टील, कैफी कॉविड, ABG शिपयार्ड, आप गिनते चले जाइए। ये सारे घोटाले, ये सारी कंपनियों के संकट या क्राइसिस सत्यम के बाद आए। सत्यम के बाद इन सारी व्यवस्थाएं होने के बाद आए, जब हम ये आश्वस्त हो सकते थे कि अरे अब तो भारत में ये आप नहीं शिकायत कर सकते कि कानून नहीं है, नियम नहीं है, रेगुलेटर्स नहीं है, भारत के पास ये नहीं है। यहां मुझे शुभम लगता है कि भारत के जो प्रमोटर्स हैं कंपनियों के, वे किस्म के सुसाइडल हो चुके हैं, आत्मघाती हो चुके हैं। वो कंपनियों को, जो मैंने शुरुआत में कहा कि डुबाने की लत सी पड़ गई है। रिजर्व बैंक के कुछ आंकड़े मुझे दिखाई देते हैं कि रिजर्व बैंक के दस्तावेज बताते हैं कि सबसे ज्यादा जो फ्रॉड कंपनियों में हो रहे हैं उसमें बैंक फ्रॉड सबसे ज्यादा हैं। 2017-18 में से 2018-19 के बीच जो बैंक से जुड़े हुए फ्रॉड थे कॉर्पोरेट में, छोटे छोड़ दिए इंटरनेट में, बड़े फ्रॉड जो लोन्स के साथ थे वो करीब करीब 3 गुना बढ़ गए। शायद इसकी बड़ी वजह यह है कि सारे घोटालों में अगर आप देखो, सत्यम के बाद से लेकर और अभी हाल में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जिसकी एक्स चेयरमैन को CBI कस्टडी में भेजा गया, अगर आप देखो तो आपको एक बार आश्चर्य होगा अगर वो इन सारे चीजों को देखो कि ऐसा कैसे हो सकता है। सारे घोटालों की एक ही मोडस ऑपरेंडी है, एक ही तौर तरीका है, एक ही व्यवस्था है
ये व्यवस्था, और ये तब है जब हर तीसरा घोटाला उसी तरह से किया जा रहा है और भारत के रेगुलेटर्स उनका कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे क्या टॉप हैक्स हैं किसी कंपनी को में घोटाला करने के और कंपनी के को संकट तक ले जाने के? बैंकों से पैसा लेना, फर्जी कंपनियों में घुमा देना और करना कुछ कारोबार के लिए, किसी दूसरे कारोबार के लिए पैसा लेना और किसी दूसरे कारोबार में लगा देना। मैं यहां कहता हूं प्रोमोटर्स आत्मघाती हो चुके हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रोमोटर्स के अपने कुछ स्टेक्स पे ही नहीं होते हैं, बारोइंग होती है, क्योंकि सस्ते कर्ज हैं और बैंक पैसा देते हैं, तो प्रोमोटर्स का अपना कुछ नहीं डूबता। बैंकों का पैसा डूबता है और बाकी पैसा इन्वेस्टर्स का डूबता है, जिनको जब पब्लिक इशू लाया जाता तो बताया जाता है कि देश की सबसे बड़ी कंपनी होने वाली है, बहुत ग्रेट कंपनी बनने वाली है। तो पैसा कहां से आता है? पैसा आता है इन्वेस्टर से या पैसा आता है बैंकर से। यानी हमारे एक हाथ से जो हमारी बैंकों में रखी हुई बचत है वो कंपनी के पास जाती है और दूसरे हाथ से हमें बताया जाता है कि कंपनी बहुत अच्छी, आपको अगले 3 साल में 4 साल में 10% 12% का रिटर्न देगी और उसमें पैसा लगा देते हैं। दूसरी जो मोडस ऑपरेंडी है, दूसरा जो तरीका है कॉर्पोरेट घोटाले का, वो है कि कर्ज को छिपा के नया कर्ज लेते रहना, कर्ज को उठाकर दूसरे खाते में दिखा देना और बैंकों से मिली भगत करके, रेगुलेटर्स की मिली भगत से कर्ज लेते रहना, पुराना नहीं चुकाना और नया कर्ज ले लेना। तीसरा सबसे बड़ा, अपनी कमाई को कभी बढ़ाकर दिखाना, कभी खर्च को बढ़ाकर दिखाना। सिंपल, ये फोरेंसिक ऑडिट्स में यही सब पकड़ा जा रहा है। जब आप फोरेंसिक ऑडिट्स देख रहे हैं अभी कंपनियों के भीतर से निकल कर आते हैं तो उसमें यही पता चलता है। खातों में तरह तरह से हेरफेर करना सबसे महत्वपूर्ण बात है, जहां पर हमारे नियामकों का पर सवाल उठता है शुभम, कि कंपनियां लगातार निरंतर नियामकों को सही सूचना नहीं देती, गलत सूचना देती, और उसके बाद भी भारत के रेगुलेटर्स, चाहे वो कंपनी लॉ बोर्ड हो या वो सेबी हो या वो बैंकिंग रेगुलेटर्स हो, इस पर ध्यान नहीं देते। और ऑडिटर्स की बेईमानी हमने अभी जीसीपीआर में देखा। इससे पहले हमने देखा कि जो ऑडिटर्स हैं, जो ऑडिटर्स नाम की एक संस्था है जिसकी जिम्मेदारी है कि वो खड़े होकर फ्लैग रेस करे कि कंपनी में साफ सुथरा नहीं हो रहा है, वो उनकी बेईमानी इस पूरी व्यवस्था में दिखाई देती है जी। अब आप अगर ऊपर के इन सारे 6 बिंदुओं को ध्यान से देखो शुभम, तो भारत में इन सारे 6 कामों को रोकने के लिए कानूनों की कमी नहीं है। हर एक चीज के लिए कानून है, रिपोर्टिंग सिस्टम है, ट्रांसपेरेंसी के ऑडिट हैं, बैंक 10 तरीके के ऑडिट करता है, कंपनियां 10 तरीके के ऑडिट करती हैं, लेकिन फिर इन्हें रोकना क्यों नहीं चाहता, ये रुकते क्यों नहीं? वजह यह है कि कंपनी के मालिक और प्रबंधक खुद ये नहीं रोकना चाहते। ज्यादातर क्राइसिस कंपनियों के अंदर दिखाई दे रही है, अगर आप पूरा सीरीज से देखते चले जाएं, जेट एयरवेज से लेकर किंगफिशर से लेकर और अभी तक, कि ये पूरा का पूरा जो कंपनी के अंदर जो होता है, इसमें कंपनियों के प्रमोटर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स और बोर्ड उसमें शामिल है। यानी जिन पर ये विश्वास रखा जाता है कि वे कंपनी को साफ सुथरे ढंग से चलाएंगे, वही बैंकों से, रेगुलेटर्स से पैसा लेकर ये पूरा काम करते हैं और अल्टीमेटली इसमें सफर करते हैं सबसे ज्यादा बैंक्स। सर, आपने प्रवर्तकों का जिक्र किया, मेरा आखिरी सवाल यह है कि प्रवर्तक किस तरीके से घोटाला करते हैं? क्या वो ऐसा करते हैं जो कंपनियों में वो घोटाले को अंजाम देते हैं? यही वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस आमतौर पर किसी भी तरीके की गवर्नेंस, चाहे वो गवर्नमेंट की गवर्नेंस हो, चाहे वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो, चाहे बाकी भी कोई व्यवस्था हो, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी शुभम उस पर होती है जो शिखर पर बैठा हुआ होता है। कंपनी में निवेश करने वाला व्यक्ति, कंपनी को लोन देने वाला व्यक्ति, कंपनी के कामकाज का, कंपनी के भविष्य की योजनाओं पर विश्वास करता है और इस विश्वास को कायम रखने की जिम्मेदारी किसकी है? बोर्ड की और डायरेक्टर की, और बोर्ड की और कंपनी के प्रमोटर की। अब जैसे इंडिगो फोर्टिस का विवाद देखिए, उदाहरण सामने है। जब यह विवाद सामने आया तब पता चला कि कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी, कंपनी में तो मनचाहे ढंग से हो रहा था। वीडियोकॉन को गलत ढंग से कर्ज देने के बाद भी चंदा कोचर आईसीआईसीआई में बनी रही लंबे समय तक, यानी मालूम था लोगों को चित्रा राम कृष्णन के दौर में सारा घोटाला हुआ, फिर भी वो 2 साल 1 साल तक काम करते नहीं हुए। जब ये मामला सामने खुला तब उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा और उसके बाद अभी तक उन पर कोई जांच नहीं हुई। अब जाकर उन पर जांच शुरू हुई। यस बैंक का एपिसोड आप देख लीजिए, राणा कपूर को हटाना पड़ा, टॉप का पर्सन ही गया। आईएलएफएस में देख लीजिए, रिजर्व बैंक को और बैंक के बोर्ड को पता नहीं चला और आईएलएफएस सब्सिडरी बना के पैसा घुमाता रहा। ये कैसे हो सकता है कि बैंक के बोर्ड को पता ना चले कि ऐसा काम हो रहा है? आम्रपाली का फोरेंसिक ऑडिट ने बताया कि कंपनी के प्रमोटर्स ने किसके नाम से कंपनियां बना ली और कहां पैसे का इस्तेमाल किया। दरअसल यहां दिखाई देता है, जो बात आप लगातार सारे घोटालों को करीब से देखें, हम कंसिस्टेंटली इन कॉर्पोरेट फ्रॉड्स को करीब से मॉनिटर कर रहे हैं और अब फोरेंसिक ऑडिट से चीजें और खुलकर सामने आ रही हैं कि प्रमोटर, बैंक, रेटिंग एजेंसियां और ऑडिटर्स मिलकर एक कार्टेल बनाते हैं।
क्योंकि प्रमोटर को रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए जिन एजेंसियों की जरूरत होती है, यानी जिनकी गारंटी की जरूरत होती है कि वो ये कहें कि सब कुछ साफ सुथरा है, वो रेटिंग एजेंसियां हैं, वो बैंक हैं और ऑडिटर्स हैं। ये पूरा एक ग्रुप बनता है कंपनियों के भीतर, और ये रेगुलेटर्स तक जो सूचना पहुंचाता है, उस सूचना में ये कहा जाता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, कंपनी में कुछ ऐसा नहीं हो पाता। अच्छा, जो एक और प्राणी होता है कंपनी के बोर्ड में, जिसको हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहते हैं। उसमें बड़ी चर्चा होती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, लेकिन प्रवर्तकों का कब्जा, प्रमोटर्स का कब्जा इस तरीके का है कि उनकी कोई आवाज नहीं सुनता है ना, और बहुत सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कुछ करते भी नहीं है, इसीलिए किसी को कोई जवाबदेही तय नहीं होती और एक दिन कंपनी डूब जाती, कंपनी इतिहास बन जाती है। आप एक चीज यहाँ ध्यान से देखें शुभम, क्योंकि हम इस गंभीरता से बात करना जरूरी है भारत के लोगों के लिए, और भारत की सरकारों के पास इन चीज़ों पर बात करने का या नेताओं और मंत्रियों के पास इन चीज़ों पर बात करने का ध्यान नहीं है। पिछले एक दशक में खराब कॉर्पोरेट गवर्नेंस से भारत में जितनी कंपनियां डूबी हैं, यानी जितना वेल्थ डिस्ट्रक्शन हुआ है, ये मंदी से हुए नुकसान से कम नहीं है। सिर्फ खराब कॉर्पोरेट गवर्नेंस से कितनी संपत्ति और कितना वेल्थ डिस्ट्रक्शन हुआ है जी। रेगुलेटर टाइम पर एक्ट नहीं करते हैं, जैसे आप सेबी को ही ले लीजिए, अभी आपके सामने की बात है। जब आईपीओस भारत में स्टार्टअप्स के आ रहे थे, तब सब लोग ये कह रहे थे कि देश की तो सबसे महत्वपूर्ण चेंज है, और स्टार्टअप आईपीओ से भारतीय शेयर बाजार का चेहरा बदल जाएगा, और ये ग्रेट कंपनियां हैं और ये फ्यूचर की लीडर हैं। अब सेबी को उनके वैल्यूएशन में खोट लग रहा है लिस्टिंग के बाद। जब निवेशकों का हाथ और कंधा तक जल गया, 60-70% उनकी वैल्यू, उनके पैसे की वैल्यू डूब गई, तब भारत के नियामक को लगता है कि यार ये तो 100 रुपए का माल 500 रुपए में बेच दिया गया, ये 50 रुपए का माल था जिसको 500 रुपए में बेच दिया गया, इसमें तो बदलने की जरूरत है। भारत की जो खराब कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो 3 तरह से नुकसान कर रही है, और बड़ा नुकसान कर रही है। पहला नुकसान जो हमें समझना जरूरी है कि शेयर में कंपनी के स्टॉक्स में निवेश करने वाले लोग अपनी पूंजी गंवा देते हैं। हमारे सामने अभी ताजे उदाहरण हैं स्टार्टअप से लेकर और इससे पुरानी कंपनियां जो डूबी हैं। कई दिग्गज कंपनियों के स्टॉक अब पेनी स्टॉक से भी नीचे हैं, जो कभी किसी जमाने में रिकॉर्ड पे थे। दूसरा, इनमें बैंकों की पूंजी डूबती है क्योंकि इसमें आम लोगों की बचत है। और तीसरी चीज ये कि अचानक बेकारी फट पड़ती है, जिसे जेट एयरवेज देखिए, जिसे सत्यम देखिए, अचानक कंपनियां डूबती हैं, पता नहीं चलता, और अब लोगों के पास रोजगार नहीं बचते हैं। कंपनियों में खराब गवर्नेंस पे शुभम सरकारों को बहुत फिक्र नहीं होती, क्योंकि या तो उनको टैक्स से मतलब है या चंदे से मतलब है। उनके पास या तो पॉलिटिकल फंडिंग जाती है या उनको टैक्स मिलता है। प्रवर्तकों का कुछ दांव पर नहीं होता, वो दूसरी कंपनी बना लेते हैं। डूबते हैं रोजगार, बैंक और बैंकों का कर्ज। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरी व्यवस्था में बाजार की प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती है, कॉम्पिटिशंस खत्म हो जाते हैं। तो ध्यान रखना जरूरी है शुभम, के अंत में महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि सरकार को आप बदल सकते हैं, लेकिन कंपनियों के प्रबंधन को कैसे बदल सकते हैं? कंपनियों का प्रबंधन तो उनको डुबा ही देता है। भारत में इस समय और पूरी दुनिया में इस समय पूंजीवाद की, कैपिटलिज्म की, कॉर्पोरेट्स की साख बहुत दागी है। उनके साख पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। और अगर भारत में कंपनियां इसी गति से घोटालों के सामने से को लेकर बाहर आती रहीं, तो फिर जो फ्री मार्केट है ना, उससे लोगों के अंदर एक रिपेल आएगा, एक चिढ़ आती जाएगी फ्री मार्केट्स के साथ, जो हमें इसमें दिखाई दे रही है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू, सरकार जब भी चुनाव से वापस लौटे तो शायद उसे सबसे पहली वरीयता पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज हैंडल करने चाहिए भारत में, और इन्हें नए सिरे से देखने की जरूरत है। बिल्कुल। तो ये था इस हफ्ते का अर्थात, और ये चेतावनी बड़ी है कि अगर पारदर्शिता नहीं लाई गई तो सुधारों से और मुक्त बाजार से लोगों की चिढ़ बढ़ने लगेगी। सर, समय बहुत कम है, 2 छोटे सवाल इस हफ्ते, जो पिछले हफ्ते के अर्थात पर दर्शकों ने भेजे। पहला सवाल अजीत का है, वो ये कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम होने से भारत की अर्थव्यवस्था पर कैसा असर पड़ेगा? फिलहाल पेट्रोल डीजल पर भारत की निर्भरता कम नहीं हो सकती, क्योंकि भारत के पास और दुनिया में भी जहां ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए तो भी पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम नहीं हो रही। व्हीकल के तौर पर, वाहन के फ्यूल के तौर पर जब तक इलेक्ट्रिक कारें आकर और सही ढंग से स्थापित नहीं हो जाती, तब तक तो भारत के लिए पेट्रोल डीजल पर निर्भर रहना जरूरी है। और खासतौर से भारत तो 80-85% कच्चे तेल का आयात करता है। तो फिलहाल तो भारत के लिए पेट्रोल डीजल की कीमतें ऊंची रहना है, कच्चे तेल की ऊंचे रहना नकारात्मक है, निगेटिव भी है और इन्फ्लेशनरी भी है, महंगाई बढ़ाने वाला भी। सर, अगला सवाल शिल्पी का है, वो ये कह रही हैं कि आप ये लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि 30 साल में दुनिया में कच्चे तेल की निर्भरता कम हो जाएगी, इसीलिए ओपेक ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करने की सोच रहा है। सरकारों को भी पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाकर मोटी कमाई होती है, तो सरकारों का रेवेन्यू की पूरी पिक्चर जो वो कैसे बदल ये बड़ा बदलाव होगा, और ये बड़ा बदलाव भी हम अभी तात्कालिक तौर पर कितना शिफ्ट आएगा पेट्रोल डीजल की खपत से इलेक्ट्रिक कारों की तरफ, यह बाद में दिखाई देगा। लेकिन ध्यान रखना जरूरी है कि सरकारों को अभी से अगले 10 साल या 12 साल की तैयारी करनी पड़ेगी। तो हमको लगता है कि पावर टैरिफ्स बढ़ेंगे,
कारों के ऊपर टैक्स और बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक कारों पर टैक्स बढ़ेंगे, क्योंकि पेट्रोल डीजल की खपत अगर कम होती है तो उससे मिलने वाला टैक्स तो सरकार के लिए कम होता जाएगा। अभी सरकारें इतनी दूरगामी चीज़ें, भारत में तो आमतौर पर सरकारें इतने लंबे समय की चीज़ें नहीं सोचती हैं, लेकिन हाँ, ये जो शिफ्ट आएगा, ये शिफ्ट टैक्सेशन और रेवेन्यू में भी बदलाव करेगा। चलिए, तो ये था इस हफ्ते का। अर्थात सर, अब कमाई की बात। सर, कमाई पर इस हफ्ते क्या खास है? कमाई में हम लोगों ने एक विशेष सीरीज शुरू की है मनी 9 पे, जिस पर आप जाकर देखें कि साल के अंत में और साल की शुरुआत में अपने इनकम टैक्स से जुड़े हुए, निवेश से जुड़े हुए, बचत से जुड़े हुए सवालों को कैसे हल करें, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण समय होता है जब आपसे सबसे ज़्यादा आपका ऑफिस सवाल पूछता है और आपको अपने अगले साल की प्लानिंग करनी होती है। तो साल का हिसाब किताब मनी 9 के साथ इस सीरीज़ को ज़रूर देखें। बिल्कुल, ये सीरीज़ बहुत खास है और हर सोमवार को, बुधवार को, शुक्रवार को हम एक नया शो अपलोड कर रहे हैं। इस अपलोड पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं भी दीजिए, आप यहाँ अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। सर, किस्सों का सिक्के पे पर्दा और हटा दीजिए। इस बार का किस्सों का सिक्का महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो रूस पर सैंक्शंस लगे उसमें कुछ लोगों पर सैंक्शंस लगे हैं। 100 उन लोगों पर जो रूस की अर्थव्यवस्था के मालिक हैं, अर्थव्यवस्था चलाते हैं, ये ओलिगार्क्स हैं। इनकी कहानी हम आज किस्सों के सिक्के में आपको बताएंगे। चलिए, तो ये था इस हफ्ते का इकोनॉमिकम। सर, किताब कोई बताएंगे जाते जाते, कौन सी पढ़ी आपने? जाते जाते किताब क्रिएटेड इन चाइना, एक नई किताब है जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन में इनोवेशन की क्या स्थिति है और चीन ने कैसे अपने आप को नकली सामान बनाने वाले अर्थव्यवस्था से मॉडर्न, इनोवेटिव और रिसर्च ओरिएंटेड इकोनॉमी में बदला। इसको, ये किताब की अभी मेरे पास, हमने इसकी पढ़ाई शुरू की है। अगले हफ्ते में इस पर चर्चा करेंगे। चलिए, अगले हफ्ते इस पर विस्तार से चर्चा होगी। ये था हमारा इस हफ्ते का इकोनॉमिकम। अगले हफ्ते फिर से रविवार को सुबह 11:15 बजे मैं आपसे मिलूंगा अंशुमान जी के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।